बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनरल पैथोलॉजी की सिलेक्टिव मार्किंग करवाने वाला हूँ। अब में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछती है कि जनरल पैथोलॉजी को किस तरह से करना है, सिलेक्टिव करना है, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है। तो मैं आपको पहले आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जो पहले आपने बिग से या बेसिक जनरल पैथोलॉजी से रीड कर लेना है, यानी ये बुक तो एटलीस्ट एक मरतबा पढ़ी हुई हो। फिर इसको रिवाइज़ करने के लिए आपने पैथोमा या जो रॉबिन का एक होती है, पॉकेट रॉबिन होती है, एक रिव्यू ऑफ रॉबिन है, उनको इन 3 बुक से आप अच्छी रिवीजन कर सकते हो। लेकिन आपने थोड़ा बहुत एक मरतबा इसको रीड किया हुआ होना चाहिए, तब आपको सही तरह से ये सही समझ आएगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्टिव मार्किंग को। तो जनरल पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है। जो चैप्टर नंबर 6 होता है, डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम, इस वाले को लेविंसन के साथ करते हैं, यानी इसको हम जनरल पैथोलॉजी में नहीं करते। वो लास्ट है न्यूप्लेजिया। तो स्टार्ट करते हैं न्यूप्लेजिया की सिलेक्टिव मार्किंग से। और इन मार्किंग की सबसे बड़ी बेस ये है कि पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, वाइवा में कौन सी चीज़ें सुनी जाती है। इस हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक मेजर है, लेस मेजर है, माइनर है, या उनको कुछ भी नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूप्लेजिया से। तो न्यूप्लेजिया का सबसे पहला जो सफ़ा है ये खाली छोड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन कभी कभार न्यूप्लेजिया, सॉरी यहाँ पे तो मेटाप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये तो फर्स्ट चैप्टर की बात है। अच्छा, तो न्यूप्लेजिया का आपने सिलेक्टिव मार्किंग है। तो न्यूप्लेजिया का जो नोमेनक्लेचर से लेकर स्टार्ट, यानी नोमेनक्लेचर से लेकर यहाँ तक जहाँ इसका टेबल खत्म हो जाता है, कंपैरिजन ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन शॉर्ट जहाँ पर नोमेनक्लेचर से लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, खास तौर पर जो ट्यूमर के जो नोमेनक्लेचर उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं इस टेबल के, और इस टेबल में से बहुत एमसीक्यू, बहुत सारे एससीक्यूज आने हैं, तो इसलिए ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ना। तो पहले आपने नोमेनक्लेचर से लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर यहाँ तक बैठ के पढ़ना है। फिर इसके बाद अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले थोड़े से रिलेटिवली माइनर आने वाले हैं। तो पहले मैं आपको मेजर बता देता हूँ। तो मेजर दोबारा बता देता हूँ, नोमेनक्लेचर से लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। फिर इसके बाद आपने जाना है चैप्टर के लास्ट में, तो वहाँ पर एक हेडिंग होगी, उस हेडिंग का नाम है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूप्लेजिया। यस, क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूप्लेजिया। फिर यहाँ से लेकर आपने कंप्लीट करना है ग्रेडिंग और स्टेजिंग तक, अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये कंप्लीट करना है जो मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आओगे लेबॉरेटरी डायग्नोसिस। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ये पूरे टॉपिक्स नहीं करने, ये जो चीज़ें हैं ना, ये रिलेटिवली एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस है, आपने हेडिंग्स को तैयार करना है और कौन सी टेक्निक किस कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली हेडिंग तो आपने इस तरह से कर लेनी है। जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसकी हर हेडिंग को और इनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल को। फिर इसके बाद आपने सिर्फ हेडिंग्स को नोट करना है और इनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स को नोट करना है। ये चलते चलते यहाँ तक आ जाओगे। फिर जो ट्यूमर मार्कर है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना है, ट्यूमर मार्कर की डेफिनेशन, ट्यूमर मार्कर की इंपॉर्टेंस, और कुछ ट्यूमर मार्कर के एग्जाम्पल्स लिखे हुए और किन ट्यूमर के अंदर एलिवेट हो जाते हैं, ये वाला टेबल अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं वापस अपने दरमियान वाले सेक्शन की तरफ, जो रिलेटिवली माइनर सेक्शन है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर हम एपिडेमियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपने इस डायग्राम के अंदर तैयार करना है कि कौन सा ट्यूमर मेल में कॉमन है, फीमेल में कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेल में प्रोस्टेट और फीमेल में ब्रेस्ट होता है। और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें जो कैंसर की से डेथ होती है, तो वो लंग कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। बस इस डायग्राम में से एक दो चीज़ें अंडरलाइन कर लो और कुछ नहीं तैयार करने वाला। इसके बाद आप इन्वायरमेंटल फैक्टर आओगे। सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर की हेडिंग्स तैयार करनी है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ट्यूमर वगैरह, कैंसर वगैरह करवा सकती है। एज है किसी काम के नहीं है, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल कैंसर, इसमें भी आपने इनके यूज़ को नहीं करना और सिर्फ इन्हीं चीज़ को तैयार करना है। और आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर जो तीन टाइप के जो एजेंट्स हैं, वो लंग कैंसर नहीं करवाते, बाकी सारे लंग कैंसर करवा देते हैं। जो बेंजीन है वो एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया करवाती है, जो एनिलीन डाई है वो ब्लैडर कार्सिनोमा करवाती है, कैडमियम प्रोस्टेट कार्सिनोमा करवाता है, विनाइल क्लोराइड हेपेटिक एंजियोसार्कोमा करवाता है। बाकी सब के अंदर आपने लंग्स कार्सिनोमा ऐड कर देना, आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लिखी हुई है। ओके, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ये एससीक्यूज में कभी कभार आ जाती है। इनके इटियोलॉजिकल एजेंट को छोड़ो, लेकिन इनका ये चीज़ तैयार कर लेना है कि कंडीशन कौन सी है, इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन कौन सी है और इसकी वजह से कौन सा कैंसर होगा। ओके, फिर इसके बाद आप आओगे इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में आपने 2-3 डेफिनेशन को तैयार करना है, प्रोटोन को जीन की डेफिनेशन और ट्यूमर सप्रेसर जीन की डेफिनेशन, ड्राइवर जीन की म्यूटेशन, जिनको मैंने हाईलाइट किया आप इनको हाईलाइट कर लो, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, इसके बाद आप आ जाओगे सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हॉल मार्क्स के नाम और छोटी छोटी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उनके नाम पढ़ लेना।
आपके काम आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये सारे हेडिंग्स हैं, और इन हेडिंग्स ये वैसे अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस डायग्राम को तैयार कर लेना है। सारे हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर तकरीबन हर बच्चे से सुने जाती है, वाइवा के अंदर MCQs में आ जाती है, और हर हॉल मार्क को अच्छे तरीके से तैयार करना है, सिर्फ इनकी हेडिंग्स को और एक दो लाइंस को। अब वो बारी बारी हर हॉल मार्क को डिफाइन करता है, तो आपने ये पूरे पूरे नहीं पढ़ने, सिर्फ डेफिनेशंस को नोट करना है, और फिर आपने करना है कि जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को और हर हॉल मार्क के लास्ट में एक समरी लिखी होती है, या इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। दोबारा बता देता हूँ, टेबल को, डायग्राम को और समरी को तैयार करना है। अब जो हॉल मार्क के आगे जो चलेगा पूरा जो हॉल मार्क्स में से सिर्फ समरी वगैरह करनी है और डायग्राम्स वगैरह करनी है, तो इस तरह से सारे हॉल मार्क्स खत्म हो जाएंगे। ओके, फिर आप आ जाओगे इस टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक तो बेकार है, केमिकल कार्सिनोजन की तरफ। तो ये वाला कभी कभार यहाँ से MCQ आ जाता है, और ये वाला फ्लो चार्ट इसके तो SCQ आते ही आते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है, इस टेबल को तैयार कर लेना है, और कुछ तैयार नहीं करना। इसके बाद जो रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस, यहाँ से कभी कभार MCQ आ जाते हैं, मैंने कुछ MCQ हाईलाइट किए हुए, इनको नोट कर लेना, ठीक है। ओके, और इनकी समरी को रीड कर लेना। जो माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस है, एक हमारे जो उसमें चैप्टर है किसमें, लेविंसन के अंदर, ट्यूमर वायरसेस। मैं आपको कहता हूँ कि ट्यूमर वायरसेस कर लेना, सिर्फ उनके टेबल्स को तैयार कर लेना, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके फ्लो चार्ट को तैयार कर लेना कि किस तरह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ट्यूमर करवाता है, या किस तरह से जो एप्स्टीन बार वायरस है बर्केट लिम्फोमा करवाता है। इस फ्लो चार्ट को देख लेना, और बाकी कुछ भी तैयार ना करना। या तो आप जो लेवेंसन से वो ट्यूमर वायरसेस तैयार कर लेना, या फिर इनके समरी पढ़ लेना, और कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको मैंने लेवेंसन कि जो न्यूप्लेजिया, इसकी मैंने आपको मार्किंग बता दिया। जो जेनेटिक्स वाला आता है, ये इसको इम्यून सिस्टम को तो करना ही नहीं है यहाँ से। जो जेनेटिक्स वाला है, जेनेटिक्स वाला का मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जेनेटिक के अंदर आपने शुरू से लेकर यहाँ तक तकरीबन इस सफ़े तक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तक कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर आपने जाना है टप्पे मारते हुए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। ओके, यहाँ से सॉरी कॉम्प्लेक्स मल्टी नहीं बल्कि यहाँ से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से फिर आपने चलना है टर्नर सिंड्रोम तक, और अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके, फिर इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी सिर्फ समरी तैयार करनी है, उनके डायग्राम्स को तैयार करना है, लेकिन जो मेजर करने हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से लेकर टर्नर सिंड्रोम तक, और स्टार्ट से लेकर एक्स लिंक डिसऑर्डर तक। जो बाकी सब चीज़ें हैं उनकी सिर्फ टेबल्स तैयार करने हैं, और इनकी समरी तैयार करनी है, और अंदर से कुछ भी रीड नहीं करना, ज़रूरी नहीं है। जो ये वाला चैप्टर है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स वाला, अब हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर के अंदर जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो लास्ट वाले से जो चीज़ पूछी जाती है, तो कभी कभार वो आपको क्लिनिकल सिनेरियो में कुछ ना कुछ ये बता देगा, क्लिनिकल फाइंडिंग देगा, और क्लिनिकल फाइंडिंग से आपने शॉक को डायग्नोस करना होगा। तो मैं आपको कहता हूँ आप ये वाला टेबल बना लो, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, वैसे मैं इसको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिर शॉक के क्लिनिकल फीचर्स तैयार करने हैं। स्टेजेस ऑफ शॉक बहुत कम एग्जाम में आते हैं, तैयार नहीं करने, इनको सिर्फ रीड कर लेना। लेकिन ये है जो पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फ्लो चार्ट की 6-7 मरतबा प्रैक्टिस कर लेना, तब जाके याद होगा। ये वाला टेबल पूछा जाता है, 3 मेजर टाइप ऑफ शॉक है, और शॉक की डेफिनेशन आ जाती है। फिर इसके बाद वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने तैयार करनी है, रेड और वाइट इनफार्क्ट में फ़र्क क्या होता है, ये डिफरेंस भी मैंने लिखा हुआ है, और इनको रिस्पेक्टिव वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आप वीडियो को भी देख लेना। ओके, तो रेड और वाइट इनफार्क्ट में फ़र्क क्या होता है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक है थ्रोम्बोसिस और दूसरा इम्बोलिज्म। तो इम्बोलिज्म को कंप्लीट तैयार करना है, हर एक टाइप्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, लेकिन जिस टाइप को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो वो एमनियोटिक फ्लूइड और एयर है, इनसे सवाल बहुत कम आते हैं। लेकिन फैट इम्बोलिज्म, सिस्टेमिक और पल्मोनरी, इनके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब आ जाते हैं थ्रोम्बोसिस वाले टॉपिक में। तो थ्रोम्बोसिस वाले टॉपिक में अंदर रेशियो ट्राइएट, डायरेशियो ट्राइएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से पहले इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी मॉर्फोलॉजी में से ये क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोई में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये तैयार कर लेना। फेट ऑफ थ्रोम्बस, इसके 4-5 मतलब सवाल आ चुके हैं, नहीं छोड़ना इसको। ओके, तो ये आपने तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आप पीछे की तरफ आओगे तो ये तैयार कर लेना कि एंडोथीलियम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्रोकोगुलेंट फंक्शन क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट फंक्शन क्या होते हैं, एंडोथीलियम के तैयार कर लेना। ये फ्लो चार्ट तैयार कर लेना, और आपने इन टॉपिक्स में से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हीमोस्टेसिस, क्योंकि इसको आप फिजियोलॉजी में कवर कर चुके हो, इनकी थोड़ी बहुत समरी को पढ़ लेना, लेकिन इनको पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीमोस्टेसिस हेमरेजिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन को पढ़ लेना, ये एग्जाम में आ जाती है। हाइपरईमिया और कंजेशन में फ़र्क क्या होता है, और फ़र्क मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो आप क्या करना, इनकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ओके, तो हाइपरईमिया और कंजेशन है। फिर एडिमा वाला टॉपिक है। एडिमा वाले टॉपिक में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 2 चीज़ें आती है, इसका फ्लो चार्ट है और इसका पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरी है। इन 2 चीज़ों को तैयार कर लेना, और कुछ भी इतना खास नहीं आता एडिमा वाले टॉपिक से। अब बारी है सबसे मेजर चैप्टर की,
जो जनरल पैथोलॉजी की वो इन्फ्लेमेशन है, और यहाँ से 2 SCQs आने हैं। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताना शुरू कर देता हूँ, जहाँ से SCQ आता ही आता है। पर SCQ वैसे SCQ और MCQ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इन्फ्लेमेशन को आपने रीड करना है, और इन्फ्लेमेशन के अंदर 5 R होती है, 5 R को तैयार कर लेना, वाइवा के अंदर आती है। इन्फ्लेमेशन के लोकल और सिस्टमिक साइंस क्या होते हैं, लोकल यहाँ पे लिखे हुए, सिस्टमिक आगे सफ़े पे लिखे हुए। एक्यूट और क्रॉनिक तकरीबन काफ़ी सारों से पूछा जाता है वाइवा के अंदर। एक्यूट और क्रॉनिक आपने पढ़ लेना है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की सिर्फ हेडिंग्स को तैयार करना है, रिकॉग्निशन किसे काम करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यहाँ से लेकर सेलुलर रिएक्शन तक अच्छे तरीके से तैयार करना है, और खास तौर पर इसकी जो ये वाली डायग्राम है और ये वाली डायग्राम है, इनको नहीं छोड़ना। ओके, फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, तो फिर इस डायग्राम को सिर्फ तैयार कर लेना। बाकी सब चीज़ें इतनी माइनर है, इतनी ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है। और जो मीडिएटर्स हैं इनमें से भी बहुत कम MCQs आती है, तो फिर इनके टेबल को तैयार कर लेना, और अंदर से डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, या तो आपकी मर्जी है, यहाँ से पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ लो, वरना लेविंसन के अंदर ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है तो उसको लेविंसन से ही कर लेना, अगर मेरी बात मानो तो। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो देगा, आपने उसको पकड़ना है। कोई ना कोई यहाँ पर क्लिनिकल एग्जांपल्स लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर बर्न होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो फिर सीरियस इन्फ्लेमेशन होगा। ओके, फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन जब होगा जब कोई ना कोई बॉडी कैविटीज़ को इन्वॉल्व करेगा, लाइक मेनिंजीज है, पेरिकार्डियम है। पुरुलेंट कब होगा, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एब्सेस बनेगी। अल्सर कब होगा, जब कोई ना कोई एक्सकोरिएशन होगी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये 4 मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है। आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो इसको ये वाला डायग्राम तैयार कर लेना, थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर आते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जो कॉजेस या स्टिमुलाई के नाम नोट कर लेना। फिर इसके बाद मैक्रोफेज के 2 पाथवे होती है, एक्टिवेटिव और अल्टरनेटिव, इन दोनों को तैयार कर लेना। ओके, फिर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, उसका ये वाला टेबल है, उसके मॉर्फोलॉजी इसको नहीं छोड़ना। इन्फ्लेमेशन के जो सिस्टमिक इफेक्ट है इनके नाम नोट कर लेना, उनका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे बॉक्स समरी के अंदर लिखा हुआ है। टिश्यू रिपेयर वाले टॉपिक में आ जाते हैं, तो जो टिश्यू रिपेयर है, टू बी ऑनेस्ट टिश्यू रिपेयर वाला टॉपिक सारा अच्छे तरीके से तैयार करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो लेबाइल है, स्टेबल है और परमानेंट टिश्यू, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होती है। ओके, फिर इसके अलावा हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन किस तरह से होती है, एंजियोजेनेसिस को कौन रेगुलेट करता है, वो कौन कौन से फैक्टर है जो टिश्यू रिपेयर को खराब कर देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर लिखा है कि जो टिश्यू रिपेयर की क्या एब्नॉर्मैलिटीज़ होती है, किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या फ़र्क होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है। वैसे टिश्यू रिपेयर कंप्लीट ही करना है। अब हम आ जाते हैं सेल इंजरी वाले चैप्टर के अंदर। तो सेल इंजरी वाला मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देती है इसकी मार्किंग। पैथोलॉजी की डेफिनेशन तैयार कर लो। पैथोलॉजी के जो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, एटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, मॉर्फोलॉजी या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, इनकी डेफिनेशन तैयार कर लेना। फिर इसके बाद आप आ जाओगे सेल इंजरी के, तो सेल इंजरी के कॉजेस को नोट कर लेना, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्ट हो रही है चैप्टर में वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का फ़र्क है, रिवर्सिबल है। सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सेल डेथ का जो नेक्रोसिस है और एपोप्टोसिस इनके डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस के अंदर मॉर्फोलॉजी भी आ जाएगा। नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजिकल टाइप है तो हर एक से सुनी जाती है, वाइवा के अंदर आ जाती है। जो ऑस्पी में कभी कभार इनकी डायग्राम्स आ जाती है। ओके, और SCQs में क्वेश्चन आ सकता है कोआगुलेटिव, इन सब की टाइप्स को देख लेना है। एपोप्टोसिस किन किन कंडीशन में होती है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, इनको तैयार कर लेना, ठीक है। एपोप्टोसिस के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल और डेथ रिसेप्टर पाथवे, इनका डिफरेंस नोट कर लेना। ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम। ओके, जो अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ है उनके सिर्फ नाम को नोट कर लेना और नेक्रोटोसिस का मैकेनिज्म को देख लेना। आउटोफेजी का एग्जाम में ये सवाल आता है कि कौन कौन से 4 पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर आउटोफेजी आ जाती है, तो फिर इसको नोट कर लेना। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने की वजह से नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस किस तरह से होगी, ये वाली चीज़ तैयार कर लेना, ये वाली डायग्राम तैयार कर लेना, ठीक है। फिर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, सिर्फ इनकी हेडिंग्स के नाम कैसे प्रोड्यूस होते हैं, रिमूवल कैसे होगी, और ये वाले डायग्राम जिसकी वजह से फ्री रेडिकल नुकसान किस तरह से पहुंचाते हैं। अब जो इस चैप्टर में जो मेजर चीज़ है वो क्लिनिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन से लेकर अडाप्टेशन के कंप्लीट तक, यहाँ तक मेटाप्लेजिया के एंड तक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सफ़रों को कभी भी ना मिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर एक इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन है, ये टॉपिक रिलेटिवली माइनर होता है, सिर्फ इनके समरी को पढ़ लेना, वैसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजिकल और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, इसको छोड़ दिया तो फिर सबको छोड़ दिया, तो ये डिफरेंस तैयार कर लेना मेटास्टैटिक और डिस्ट्रॉफिक का। जो सेलुलर एजिंग है, बोरिंग सा टॉपिक है, सिर्फ इसकी डायग्राम को तैयार कर लेना और इसकी समरी को तैयार कर लेना और कुछ भी ना तैयार करना। तो इस तरह से हमने पूरी जनरल पैथोलॉजी की सिलेक्टिव मार्किंग कर ली है, और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया अगर आप उनको अच्छे तरीके से कर लोगे तो यकीन करो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे MCQs में भी और SCQs में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।